कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। वो एंकर बोली, जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ अवार्ड दिया जाने वाला है और इस सेरेमनी के लिए सभी लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मैं आप सभी को बता दूं, पिछले साल जिसने अवार्ड जीता था वो नंबर 1 बिजनेसमैन मिस्टर दक्ष खन्ना यहाँ आ चुके हैं। सो प्लीज गिवन फॉर मिस्टर दक्ष खन्ना। ये सुनते ही सभी तेज तेज क्लैपिंग करने लगे। हॉल में चारों तरफ तालियों की आवाज गड़गड़ा रही थी, जिसे सुनकर दक्ष एक नजर सबकी तरफ देखा और फिर सामने की तरफ देखने लगा। उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे और रोनिका को उसका छूना इरिटेशन महसूस करा रहा था। दक्ष चाह कर भी रोनिका को मना नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अभी उसका दिल न जाने क्यों घबराहट और बेचैनी से घिरा हुआ था। उसका मन यही कर रहा था कि उसकी आरोही यहीं आस पास है। तभी अवार्ड सेरेमनी स्टार्ट होती है। कुछ इंटरटेनमेंट प्रोग्राम के बीच सभी को छोटे छोटे अवार्ड दिए जाते हैं और फिर वो एंकर स्टेज के सेंटर में आकर बोलना स्टार्ट करती है। जैसा कि आप सभी लोग इंतजार कर रहे होंगे कि इस साल के एंड में कौन बिजनेस ऑफ द ईयर का अवार्ड पाने वाला है, और मैं भी आप सभी को ये बताने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। ये कहते हुए वो एंकर अपने हाथ में लिए एक लिफाफे को ओपन की और लिफाफे को ओपन करते ही उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। वो एंकर कुछ देर तक तो बिल्कुल शांत हो गई, फिर सबकी नजरों की बेताबी को महसूस कर सबकी तरफ देखकर बोली, आई कांट एक्सप्लेन माई फीलिंग बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम। ऐसा पहली बार हुआ है। इतने सालों से मैं इस अवार्ड सेरेमनी को प्रेजेंट करती आ रही हूँ और कई सालों से एंकरिंग भी करती आ रही हूँ, पर पहली बार देख रही हूँ कि किसी बिजनेसमैन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए एक नहीं, दो लोगों को चुना गया है। ये सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग भी चौंक गए। वही दज भी एक पल के लिए थोड़ा हैरान रह गया। रोनका भी हैरानी से उस एंकर की तरफ देख रही थी। सभी के हैरान नजरों को देख वो एंकर अपने होठों पर स्माइल लिए सबकी तरफ देखकर बोली, इस बार नंबर 1 बिजनेसमैन के साथ नंबर 1 बिजनेस वोमेन भी चुना गया है। ये सुनकर सभी लोग तालियां बजाने लगे। तभी वो एंकर आगे बोलती है, दिस अवार्ड गोज टू द बेस्ट बिजनेसमैन इन द ईयर मिस्टर दक्ष खन्ना। ये सुनकर एक बार फिर से सभी लोगों की तालियों की तेज कड़कड़ाहट उस हाल में गूंजने लगती है। दक्ष तुरंत उठकर अवार्ड लेने के लिए आगे बढ़ता है। तभी रोनिका भी उसके साथ अवार्ड लेने के लिए पीछे पीछे जाने लगती है। ये देखकर दक्ष उसे घूर कर देखता है और वापस से उसे सीट पर बैठने के लिए आंखों से इशारा करता है। ना चाहते हुए भी रोनिका वापस से बैठ जाती है। उसे इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो दक्ष के साथ स्टेज पर जाना चाहती थी और लोगों को ये बताना चाहती थी कि अब से दक्ष सिर्फ मेरा है। पर दक्ष ने तो उसकी सारी प्लानिंग पर पानी फेर दिया। दक्ष स्टेज पर पहुंचता है तो वहां बैठे चीफ गेस्ट सबसे पहले दक्ष को ग्रीट किया और उसके बाद उसे अवार्ड दिया। अब हल्की सी मुस्कान के साथ अवार्ड को एक्सेप्ट किया। तभी एंकर ने उसे वहीं रुकने को कहा। फिर एंकर आगे बोलती है, जैसा कि मैं आप लोगों से पहले ही कहा था कि बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड दो लोगों को दिया जाने वाला है, जिसमें से एक अवार्ड तो हमने मिस्टर दक्ष खन्ना को दे दिया है। अब बारी आती है बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर। दिस अवार्ड गोज टू मिस AR। ये सुनते ही सभी लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि ये नाम अब तक सभी लोगों ने सुना था, पर आज तक किसी ने उस इंसान के फेस को नहीं देखा था। बस सभी लोग उस नाम को ही सुनते थे। वह एंकर मुस्कुराकर बोली, इन्होंने बहुत कम सालों में इस अचीवमेंट को पाया है और बहुत कम सालों में अपने बिजनेस को स्टार्ट करके ऊंचाइयों को पाया है, इसलिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। वो एक बार फिर से बोलती, प्लीज कम ऑन द स्टेज मिस AR। लेकिन उधर से कोई आवाज नहीं आती है और ना ही कोई उठकर आता है। ये देखकर उस एंकर को थोड़ा सा अजीब लगता है और एक बार फिर से आवाज लगाती है, कैन यू हियर मी प्लीज कम ऑन द स्टेज। जैसे ही वह एंकर ये बोलकर खड़ी होती है तो आरोही हॉल के एंट्रेंस पर खड़ी होती है और उसके साथ एक लड़का भी होता है, यानी निखिल खड़ा था। वो दोनों ही चलकर आगे आए। तभी उस लड़की की सेक्रेटरी बोली, मिस AR आ गई हैं। ये सुनकर एकदम हड़कंप सा मच गया और सभी लोग पीछे मुड़कर देखने लगे।
आरोही जिसने पर्पल कलर का स्लीवलेस गाउन पहन रखा था, उसका गाउन स्टाइलिश था जिसमें एक साइड कट था, जिसमें उसकी गोरी लंबी टांगें साफ दिखाई दे रही थी। उसने काफ़ी लाइट मेकअप किया था, हालांकि उसने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था। उसने बालों का हाफ बन बनाकर बाकी बालों को खुला छोड़ रखा था। मास्क लगाने के कारण उसकी आंखें ही बस दिखाई दे रही थी। उसकी टिमटिमाती आंखें सभी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। जैसे ही आरोही हॉल में एंटर की, स्टेज पर खड़े दच की धड़कनें तेज हो गई। वो समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा है। वहीं आरोही अपने कदमों को बढ़ाते हुए निखिल के साथ स्टेज पर जाने लगी। उसने निखिल की तरफ हाथ बढ़ाकर साथ चलने को कहा तो निखिल ने इशारे से उसे अकेले स्टेज पर जाने को कह दिया। ये देखकर वो तुरंत स्टेज की तरफ बढ़ गई। वो स्टेज पर गई और सामने खड़े चीफ गेस्ट के पास जाकर खड़ी हो गई। वहीं उसके पास में दच भी खड़ा था। जैसे ही आरोही उसके पास से गुजरी, उसके दिल की धड़कनें और फुल स्पीड में चलने लगी। फिर उसके चेहरे के भाव बदल गए। ना जाने क्यों उसे आरोही अपने पास महसूस हो रही थी। उसका दिल इतना तेज धड़क रहा था जैसे वो उछलकर बाहर ही आ जाएगा। वो ए आर को बहुत ध्यान से देखे जा रहा था। उसे ए आर में अपनी आरोही नजर आ रही थी, पर फेस कवर होने के कारण समझ नहीं पा रहा था। और वो बार बार यही सोच रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ। वहां खड़े चीफ गेस्ट आरोही की तरफ अवार्ड बढ़ाते हुए बोले, कांग्रेचुलेशन मिस ए आर। ये सुनते ही आरोही अपनी आंखों में हल्की सी चमक लिए मुस्कुरा दी। हालांकि वो चीफ गेस्ट उसके चेहरे को नहीं देख पाया, पर आंखों की चमक से समझ गया कि वो इस अवार्ड को पाकर बहुत खुश है। आरोही अवार्ड को लेकर आगे बढ़ने लगी तो ये देख वो एंकर तुरंत उससे बोली, आप कुछ कहिए मैम। यहाँ आकर आप सभी लोगों के लिए कुछ बोलिए और अपनी खुशी जाहिर कीजिए। ये सुनकर आरोही आगे बढ़ी और एंकर के पास जाकर माइक हाथ में लेकर बोली, हेलो एवरीवन। जैसे ही ये मेलोडियस वॉइस सबके कानों में पड़े तो सभी अटेंशन में हो गए। वहीं दच ने जैसे ही आरोही की आवाज़ सुना तो वो चौंक गया। वो हैरानी से आरोही की तरफ देखने लगा। वहीं नीचे बैठी रोनिका घूर घूर कर आरोही को देख रही थी और साथ ही वो ये भी देख रही थी कि दच आरोही को ही देख रहा है, पर वो समझ नहीं पा रही थी कि दच उसे क्यों देख रहा है। तभी आरोही आगे बोली, आई एम सो ग्लैड दैट अवार्ड गिव टू मी। आई डोंट बिलीव कि ये अवार्ड मुझे मिलेगा, क्योंकि मैंने कभी ये सोचकर अपने बिजनेस को आगे नहीं किया था। बट नाउ आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस। ये कहकर वो मुस्कुराते हुए सबकी तरफ देखी। तभी वो एंकर बोली, इफ़ यू डोंट माइंड कैन आई से समथिंग। तब आरोही आंखों से इशारा करते हुए बोली, यस प्लीज से। तब वो एंकर मुस्कुराकर बोली, मिस, हमने अब तक आपका नाम सुना था, कभी भी आप इंटरव्यू में नहीं आती। कई बार रिपोर्टर्स आपके पास इंटरव्यू के लिए गए, पर आप इंटरव्यू में ही थी। आपका फेस कभी भी किसी ने नहीं देखा। जब भी आप सामने आई तो फेस कवर करके, कैन यू से समथिंग, वाई आर यू हाइड टू फेस। उस एंकर की बात सुनकर आरोही तुरंत बोली, बिकॉज आई डोंट लाइक माई फेस। ये सुनते ही एंकर के साथ साथ वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए। सभी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई लड़की कैसे अपने बारे में ऐसा बोल सकती है। कुछ लड़कियां तो आपस में बातें कर रही थी कि जरूर इसका चेहरा खराब होगा। कुछ लड़के ये सोच रहे थे कि जरूर इसके साथ कुछ बुरा हुआ होगा, जिस कारण वो अपने फेस को छुपा रही है और लोगों के सामने आने में शर्मा रही है। वहीं एंकर और चीफ गेस्ट चौंकते बोले, इफ यू डोंट माइंड, क्या आप अपने फेस को रिवील कर सकती हैं? हम आपको ज़्यादा फोर्स नहीं करेंगे, अगर आप चाहें तो। ये सुनते ही आरवी की आंखों के भाव बदल गए। वो अपनी भवें चढ़ाकर चीफ गेस्ट की तरफ देखकर बोली, वाई। तभी वो चीफ गेस्ट कुछ बोलता उससे पहले दच तुरंत बोला, बिकॉज आई वांट इट। जैसे ही आरोही ने दच की आवाज़ सुनी तो उसकी भवें चढ़ गई। आरोही अपनी नज़रों को दूसरी तरफ फेर ली। शायद वो दच को देखना भी नहीं चाहती थी, पर जब सभी लोग आपस में बातें करने लगे और बोले, आई वांट इट, तब आरोही अपने चेहरे को नीचे की और अपने हाथ को आगे बढ़ाई। वहीं नीचे बैठा निखिल ये देखकर हैरान था कि कैसे आरोही सबके सामने अपने चेहरे को रिवील कर रही है और अपना मास्क हटा रही है। मन ही मन उसे डर भी लग रहा था कि कहीं उसका ये करना उसके लिए खतरा ना हो, क्योंकि वो वहीं बैठी रोनिका की तरफ देख रहा था, जो घूर घूर कर आरोही को देख रही थी। तभी आरोही बिना कुछ सोचे या उसने कुछ खतरनाक सोच रखा हो, अपने हाथों को चेहरे की तरफ बढ़ाया और धीरे से मास्क को हटा दिया। जैसे ही उसने अपने मास्क को हटाया, सबकी नजरें आरोही के खूबसूरत चेहरे पर जाकर टिक गई।
वो लड़कियां जो कि ये सोच रही थी कि उसके चेहरे पर कुछ लगा होगा या सड़ा सा चेहरा होगा, अब उसके परी जैसे खूबसूरत चेहरे को देखकर सब चौंक गए। वहीं लड़के तो जैसे उस पर फिदा ही हो गए थे। वो अपनी आंखें फाड़े आरोही को ही निहार रहे थे। वहीं सबसे बुरा हाल दच का था, जो आरोही को अपने सामने देखकर चौंक सा गया था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके सामने जो लड़की खड़ी है वो कोई और नहीं, उसकी वाइफ आरोही थी। वो आरोही को अपने सामने देख इतना एक्साइटेड हो गया था कि उसे आगे बढ़कर तुरंत अपने गले से लगा लिया। ये देखकर एक बार फिर से सभी लोग हैरान हो गए। जहां अब तक सभी लोग चीयर कर रहे थे, अचानक दच के ऐसा करने से हॉल में सन्नाटा छा गया। सभी दच और आरोही को आंखें फाड़े देख रहे थे। आरोही बिना किसी भाव के वहीं खड़ी थी और उसके दोनों हाथ भी नीचे झुके हुए थे। वहीं नीचे बैठी रोनिका दच को ऐसा करते देख गुस्से से लाल पीली हो रही थी। उसने आरोही का चेहरा देखकर पहचान गई थी कि और उसे गुस्से से आग बबूला हो रही थी। दच का आरोही को इस तरह से गले लगाना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर दांत पीसते हुए आरोही को घूर कर देखे जा रही थी। वो मन ही मन बोली, हाउ डेयर सी, आखिर ये कैसे यहाँ आ गई? इसे तो मैंने अपनी जिंदगी से मारकर हटा दिया था, फिर ये कैसे जिंदा हो गई? उसके मन में बहुत सी चीजें चल रही थी कि उसका प्लान कैसे फेल हो गया। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी और वो आरोही को अपने लाल आंखों से उसे घूर कर देख रही थी। वहीं आरोही अपनी तिरछी नजरों से नीचे बैठी रोनिका की तरफ देखी और उसकी आंखों में अभी एक अलग ही चमक सी आ गई थी। हालांकि वो अभी कोई रिएक्शन नहीं दे रही थी, बस चुपचाप खड़ी थी और दच था उसे कसकर अपने सीने से लगाया हुआ था। कुछ सेकंड बाद जब आरोही कोई रिएक्शन नहीं करती तो दच उससे अलग होता है और आरोही के चेहरे को अपने हाथों में भरकर बोला, वाइफी, तुम मुझे मिल गई। तुम्हें नहीं पता मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। कहाँ चली गई थी तुम मुझे छोड़कर? ये कहकर उसे देखे जा रहा था। ये होते ही आरोही झट से दच के हाथों को अपने चेहरे पर से हटाकर 2 कदम पीछे हो गई। आरोही को ऐसा करते देख दच हैरान भरी नजरों से उसे देखने लगा। वहीं हाल में बैठे सभी लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे। सभी कंफ्यूजन से कभी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे तो कभी सामने स्टेज पर दच और आरोही की तरफ देखते। वहीं दच आरोही को खुद से दूर जाते देख उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन आरोही उससे दूर हो गई। वहीं नीचे बैठी रोनिका आंखें फाड़े ये सब देख रही थी। वो भी ये नहीं समझ पा रही थी कि आरोही उससे दूर क्यों हो रही है। तभी दच बोला, वाइफी, व्हाट आर यू डूइंग? तुम मुझसे दूर क्यों जा रही हो? तभी आरोही बोली, हु आर यू? ये सुनते ही दच बिल्कुल हैरान रह गया। उसे अपने कानों पर जैसे मानो विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो एक पल के लिए अपनी जगह पर जम सा गया था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी वाइफ, उसकी आरोही ऐसा बोल सकती है। उसे तो अभी भी यही लग रहा था कि शायद वो कोई सपना देख रहा है। पर जैसे ही उसने आरोही की आगे की बात सुनी तो वो और भी ज्यादा हैरान रह गया। आरोही उसे गुस्से से घूरते बोली, कौन है आरोही? आई एम ए आर, नॉट आरोही। डोंट कॉल मी आरोही, अंडरस्टूड? एंड हु आर यू? क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? ये कहकर वो अजीब सा मुंह बनाई। आरोही अपनी आंखों को रोल करते हुए ऊपर से लेकर नीचे तक दच को घूरते हुए बोली, मैं आपको अभी भी नहीं पहचानी। खैर, जो कोई भी हो, आई डोंट केयर। फिर कुछ सोचकर अपनी चिन पर उंगली रखते हुए बोली, आई थिंक यू आर अ बिजनेसमैन, राइट? और अभी कुछ सेकंड पहले आपको ही अवार्ड मिला है ना? बाय द वे, आपका नाम क्या है? आई डोंट नो, पर मैं जानना भी नहीं चाहती। इस तरह से कहकर वो अजीब सा मुंह बनाई, मानो उसे दच को देखकर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। आरोही को ऐसा बोलना दच को चुप सा गया। उसके सीने में एक दर्द सा उठा और उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि आरोही उसे ऐसा कैसे बोल सकती है। तभी दच एक बार फिर से आगे बढ़ा। उससे पहले वो कुछ कहता तो सामने का सीन देख हैरान रह गया, क्योंकि तब तक निखिल स्टेज पर चढ़कर आरोही के पास पहुंचा और उसके हाथों को पकड़कर अपने साथ लेकर जाने लगा। फिर निखिल बोला, आर यू ओके बेबी? दच ने जैसे ही ये सुना उसे एक झटका सा लगा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई उसकी वाइफ को बेबी कहकर बुला रहा है। दच अपनी जलती हुई निगाहों से निखिल की तरफ घूर कर देखा। वहीं निखिल दच को पूरी तरह से इग्नोर कर आरोही के हाथों को पकड़कर आगे की तरफ बढ़ गया। तब आरोही बोली, यस आई एम ओके, चलो। ये कहकर वो निखिल के हाथों पर अपनी पकड़ कस ली और उसके हाथ साथ स्टेज से नीचे उतरने लगी। दच अपनी जलती हुई निगाहों से एकटक उन दोनों के हाथों को ही देखे जा रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो अभी जाए और निखिल के हाथों को काट कर
उसके शरीर से अलग कर दे। आखिर उसकी हिम्मत कैसी हुई उसकी वाइफ को इस तरह से पकड़कर ले जाने की। दच जल्दी से भागते हुए आगे बढ़ने लगा। तभी रोनिका पीछे से दच के हाथ को पकड़ती बोली, सी इज नॉट योर आरोही। ये सुनकर दच उसे घूर कर देखा। इस तरह से घूर कर देखने से रोनिका एक पल के लिए डर से कांप गई और धीरे से उसका हाथ छोड़ दी। दच उसे घूरते हुए बोला, डोंट टच मी। ये कहकर वो आगे बढ़ा और लगभग भागते हुए वो हॉल से बाहर निकल गया। वहीं हॉल में बैठे हुए सभी लोग अभी कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे और हक्के बक्के हो गए थे। वहां स्टेज पर खड़े चीफ गेस्ट भी नहीं समझ पा रहे थे। तभी जल्दी से दच का असिस्टेंट और रोनिका मिलकर सारी बातें सुलझा देते हैं। वहीं दच जल्दी से बाहर जाता है तो वो आरोही को ढूंढने लगता है। वो उसे ढूंढने के लिए वाइफी वाइफी कर चिल्लाता है, पर आरोही कार में बैठकर निखिल के साथ वहां से निकल गई। ये देखकर दच चौंक जाता है और अपने कार में बैठकर जल्दी से उसका पीछा करने लगता है। वो काफी स्पीड से कार चला रहा था और मन ही मन बोला, नो नो वाइफी, मैं तुम्हें इस बार खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। मैं मानता हूँ कि मैं पिछली बार तुमसे नाराज था और तुम मेरी नाराजगी को सहन नहीं कर सकी, फिर मुझसे दूर चले गई। पर मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मैं तुम्हें वापस पाना चाहता हूँ। वो बार बार यही बड़बड़ाए जा रहा था। आरोही निखिल के साथ कार में बैठी हुई थी। उसकी आंखें हल्की सी नम हो गई थी और वो विंडो के बाहर एकटक देखी जा रही थी। निखिल कार ड्राइव कर रहा था और वो तिरछी नजरों से आरोही को रह रह कर देखता, जो कि खुद के इमोशंस को छुपाने की कोशिश कर रही थी, पर ना चाहते हुए भी उसके इमोशन उसके चेहरे पर हावी हो रहे थे। निखिल धीरे से अपने हाथ को आरोही के हाथ पर रखा और कसकर पकड़ लिया। आरोही निखिल के हाथ को अपने हाथ पर देखी तो तुरंत अपने हाथ को छुड़ा ली, लेकिन निखिल हल्की मुस्कान के साथ बोला, शांत हो जाओ, खुद को संभालो। आरोही एक नज़र उसे घूरकर देखी और वापस से विंडो के बाहर देखने लगी। अचानक ही निखिल की नज़र फ्रंट मिरर की तरफ गई तो वो चौंक गया। उसे अपनी कार के पीछे एक कार आती दिखाई दी। उसने ध्यान से देखा तो उस कार में दच बैठा हुआ था। वो आरोही की तरफ देखकर बोला, सीज फॉलो मी। तभी आरोही पीछे मुड़कर देखी तो दच की कार फुल स्पीड में चली आ रही थी। आरोही ये देखकर आग बबूला हो गई। वो अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर बोली, हाउ डियर हिम। उस इंसान की हिम्मत कैसे हो रही मेरा पीछा करने की, कितना बेशर्म इंसान है। ये कहकर वो दच की तरफ देखकर कोसने लगी। वहीं दच बड़ी ही बेचैनी से अपनी कार को बढ़ाए जा रहा था और वो किसी भी तरह से आरोही को पाना चाह रहा था। वो एक बार फिर से बड़बड़ाते हुए बोला, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो, पर मैं तुम्हें मना लूंगा। मैं तुम्हें इस बार इतना प्यार दूंगा कि तुम्हारी सारी नाराजगी दूर हो जाएगी। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता और मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। ये कहकर वो कार की स्पीड को बढ़ा देता है। तभी अचानक कार डिस्बैलेंस होता है और कार लड़खड़ाते हुए सामने पेड़ पर जाकर टकरा जाती है। फिर एक तेज आवाज चारों तरफ गूंज उठती है। जैसे ही एक तेज आवाज सुनाई पड़ी तो आरोही और निखिल दोनों हैरान रह गए। निखिल एक झटके में कार रोका और दोनों पीछे मुड़कर देखे तो दोनों की ही आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि दच की कार एक पेड़ से टकराई और उसमें से धुआं निकल रहा था। आरोही जल्दी से अपने कार से निकलकर लगभग भागते हुए दच की कार के पास पहुंची। वहीं निखिल भी आरोही के पीछे पीछे गया। एक पल के लिए आरोही को इस तरह से घबराते देख वो चौंक गया और वो भी भाग कर गया। आरोही की आंखों से आंसू गिरने लगे थे। वो तुरंत दच के कार के पास पहुंची तो दच अपनी कार में बेहोश हो गया था। आरोही दच की कार का डोर ओपन करते हुए बोली, दच जी, दच डोर ओपन कीजिए। पर दच की कार साउंड प्रूफ होने के कारण उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था और अंदर से लॉक होने के कारण आरोही उसे खोल भी नहीं पा रही थी। वो बार बार हाथ मार रही थी और कार के कांच को खोलने की कोशिश कर रही थी। वो काफी मजबूत कांच था जिसे कोई नहीं तोड़ सकता था। तभी निखिल आरोही को एक साइड किया। आरोही बस रोई जा रही थी और निखिल से बोली, प्लीज निखिल कुछ करो। निखिल आरोही को एक साइड करके बोला, डोंट पैनिक, आई विल हैंडल इट। ये कहकर वो जल्दी से उसके हाथों को पकड़कर उसे एक साइड किया। फिर वही पास में पड़े एक पत्थर को उठाया और तेजी से उस कांच पर मारने ही वाला था। तभी आरोही बोली, आराम से, दर्श जी को ना लगे। ये कहते हुए उसके चेहरे पर घबराहट के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। तभी निखिल एक नजर आरोही की तरफ घूर कर देखा और आंखों से इशारा करके बोला, ओके, और कांच पर धीरे से पत्थर से वार किया, जिससे 3-4 बार वार करने के बाद कांच हल्की सी टूट गई। फिर निखिल हाथ अंदर डालकर कार को अंदर से ओपन किया। उसके बाद दोनों मिलकर किसी तरह से दच को कार से बाहर निकाले। दच, जो कि बेहोशी की हालत में पहुंच गया था, जैसे ही निखिल और आरोही उसे सीट पर से हटाने लगे
अचानक ही दच की आंखें हल्की हल्की खुलने लगी। वो अध खुली आंखों से देख रहा था कि आरोही उसके लिए कितनी घबराई हुई है। वो बहुत ही ज्यादा पेन में था। उस पेन में भी उसके होठों पर एक मुस्कान थी। वो मन ही मन बोला, मुझे पता था तुम मेरी आरोही ही हो। पर वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। कुछ सेकंड बाद वो वापस से बेहोशी की हालत में चला गया। आरोही को यह एहसास नहीं था कि दत्त उसे देख रहा था। आरोही निखिल के साथ दत्त को लेकर अपनी कार के पास गई। निखिल जल्दी से बैक सीट पर बैठाया और आरोही दत्त के सिर को अपनी गोद में लेकर बैठ गई। फिर निखिल ड्राइविंग सीट पर बैठा और आरोही ने निखिल को जल्दी से कार को हॉस्पिटल की तरफ बढ़ाने को बोली। निखिल तुरंत ही कार को स्पीड में बढ़ाकर हॉस्पिटल की तरफ बढ़ गया। पूरे रास्ते आरोही दत्त को जगाने की कोशिश कर रही थी। वो बार बार उसके गालों पर थपथपाते हुए बोली, ओपन योर आइज, मैं आपको ऐसे नहीं देख सकती। आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं। वो उससे नाराज भी थी और बार बार उसे थपथपाते हुए जगा भी रही थी। वहीं निखिल सब कुछ सुन रहा था और मन ही मन कह रहा था, आखिर कैसा ये प्यार है, कैसा ये रिश्ता है इनका, जो इतना सब कुछ होने के बाद भी इनके बीच प्यार बना हुआ है। आखिर सच्चाई क्या है। निखिल समझ नहीं पा रहा था कि जो आरोही बोलती है वो सही है या जो निखिल देख रहा है वो सच है। करीब 15 मिनट बाद निखिल ने एक हॉस्पिटल के सामने कार रोकी। कार रुकते ही आरोही कार ओपन करके दर्ज को ले जाने के लिए बोली। निखिल कार का डोर ओपन कर लगभग भागते हुए हॉस्पिटल की तरफ बढ़ गया। आरोही भी दौड़कर हॉस्पिटल के अंदर गई। डॉक्टर ने तुरंत दर्ज को आईसीयू में ले गए। आरोही और निखिल रूम के बाहर बैठे हुए थे। आरोही की आंखों से अभी भी आंसू निकल रहे थे और निखिल बस आरोही को देख रहा था। वो आरोही के पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, डोंट वरी आरू, वो ठीक हो जाएगा। आरोही जो कि बहुत घबराई हुई थी, वो निखिल की बात सुन झट से निखिल के गले लग गई और रोती हुई बोली, उन्हें कुछ होगा तो नहीं ना। उन्हें कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी और मेरे बच्चे। इतना कहकर वो चुप हो गई। निखिल उसके पीठ को सहलाकर बोला, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा और बिल्कुल ठीक हो जाएंगे मिस्टर खन्ना। डॉक्टर अंदर दर्द का इलाज कर रहे थे और बाहर आरोही निखिल के साथ बैठकर बस रोए जा रही थी। करीब 1 घंटे बाद डॉक्टर वार्ड से बाहर आए और सबसे पहले आरोही और निखिल की तरफ देखे। वहीं निखिल आरोही डॉक्टर के पास तुरंत आकर पूछे, मिस्टर खन्ना कैसा है। डॉक्टर बोले, हमने उनका इलाज कर दिया है और वो खतरे से बाहर है। अभी इंजेक्शन लगने के कारण वो बेहोश है। ये सुनकर आरोही और निखिल दोनों राहत की सांस ले रहे थे, जैसे मानो उनके खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा और वो भगवान पर हाथ जोड़कर धन्यवाद करने लगी। फिर डॉक्टर बोले, अभी कुछ देर में हम उन्हें वीआईपी वार्ड में शिफ्ट कर देंगे, फिर आप लोग उनसे मिल सकते हैं। आरोही और निखिल हाँ में सीढ़ी लाते हैं और डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। डॉक्टर के जाने के कुछ देर बाद ही दत्त को एक वीआईपी वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। आरोही उसके पास जाती है और प्यार से उसके सिर को सहलाकर उसे बहुत गौर से देखने लगती है। उसके हाथों और सिर पर पट्टी बंधी हुई थी। ये देखकर आरोही की आंखों से एक बार फिर से आंसू गिरने लगे। वो खुद को कंट्रोल करते हुए काफी देर तक दज के चेहरे को निहारती रहती है। आज पूरे 5 साल बाद आरोही उसे इतने पास से देख रही थी। तभी निखिल आरोही का हाथ पकड़कर बोला, आरू, शायद हमें चलना चाहिए। ये सुनकर आरोही एक पल के लिए चौंक जाती है। फिर निखिल उससे कहता है, समझा करो, तुम्हारा यहाँ रहना अभी सही नहीं है। आरोही निखिल की बात को समझ जाती है और हाँ में सिर हिलाकर बोलती है, ओके, इनकी गर्लफ्रेंड को इन्फॉर्म कर दो। निखिल बोला, मैंने इन्फॉर्म कर दिया है, वो बस आती ही होगी। कुछ ही देर में दोनों वहां से निकल जाते हैं। आरोही हॉस्पिटल से बाहर निकलते हुए एक बार पीछे मुड़कर देखती है, फिर वापस से मास्क लगाकर बाहर आ जाती है। निखिल और आरोही दोनों ही हॉस्पिटल से बाहर आकर कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही वो दोनों वहां से निकलते हैं तो रोनिका की कार हॉस्पिटल के सामने आकर रुकती है। वो तुरंत कार का डोर ओपन कर जल्दी से भागते हुए हॉस्पिटल के अंदर जाती है और रिसेप्शन पर पहुंचकर दत्त के वार्ड के बारे में पूछती है। फिर रिसेप्शनिस्ट के बताने पर वार्ड की तरफ बढ़ जाती है। वार्ड के अंदर जाकर देखती है तो दत्त बेहोश पड़ा हुआ था। वो दत्त के पास जाकर उसके हाथों को पकड़कर बैठ जाती है और बोलती है, बेबी, जल्दी से होश में आओ, तुम्हें क्या हो गया और ये कैसे हो गया। ये कहते हुए रोने की एक्टिंग करने लगती है। वो सच में दुखी थी कि नाटक कर रही थी, ये तो वही जाने। वही दत्त अभी भी बेहोश था। कुछ देर बाद दत्त होश में आता है और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगता है। फिर उसकी नजरें आरोही को ढूंढने लगती हैं। उसके मुंह से अचानक से निकलता है, आरोही। रोनिका उसके पास जाकर बोलती है, क्या हुआ दत्त, तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो। कोई आरोही नहीं है यहाँ, यहाँ मैं हूँ तुम्हारे पास।
जैसे ही दक्ष रोनिका को देखता है तो गुस्से से उसके हाथों से अपने हाथ को छुड़ाकर बोलता है, आरोही कहाँ है? तभी रोनिका बोली, कोई आरोही नहीं है यहाँ, तुम्हें यहाँ मैं लेकर आई हूँ। रोनिका दक्ष से साफ झूठ बोल देती है। रोनिका की बात सुनकर दक्ष गुस्से से लाल हो जाता है और बोला, तुम झूठ बोल रही हो, मैंने खुद देखा था, वो मुझे लेकर आई है। ये सुनकर रोनिका को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से से अपने मन में ही बोलती है, क्या वो आरोही ही है? क्या वही दक्ष को यहाँ लेकर आई है? वो जो कोई भी है, मैं पता लगा कर रहूंगी। वहीं दक्ष चारों तरफ आरोही को ढूंढने लगता है और वो जल्दी से बेड पर से उठने लगता है। तभी उसके मुंह से एक आह निकल जाती है। ये देखकर रोनिका उसके पास पहुंचती है और उसे बेड पर लेटाते हुए बोली, खुद को संभालो दक्ष, ये तुम क्या करने जा रहे हो? तुम उस लड़की के लिए पागल हो रहे हो जो तुम्हें कुछ नहीं समझती है, या फिर उसे कोई नया यार मिल गया। अभी रोनिका इतना ही बोल पाई थी कि तभी एक जोरदार थप्पड़ उसके गालों पर पड़ा। तभी थप्पड़ की तेज गूंज पूरे वार्ड में गूंजी। एक पल के लिए वहां की एक नर्स ने उस थप्पड़ की आवाज सुन ली थी और वो वहीं की वहीं खड़ी रह गई कि दक्ष ने रोनिका को इतनी तेज से थप्पड़ मारा था कि चारों तरफ उसकी आवाज गूंज उठी थी। रोनिका अपने गालों पर हाथ रखे हैरानी से दक्ष की तरफ देखने लगी। उसकी आंखें भर आई थी और बड़ी बड़ी हो गई थी। वो एकदम सुन्न सी रह गई थी। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि दक्ष ने उसे थप्पड़ मारा है। वहीं दक्ष गुस्से से बौखलाया हुआ था। वो रोनिका के कंधे को झिकझोरते हुए बोला, हाउ डेयर यू, तुमसे बोला था ना मैंने कि मेरी आरोही के बारे में ऐसा दोबारा कभी मत बोलना, लेकिन नहीं, तुम तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है रोनिका कि मैं तुम्हें सिर्फ अपना एक दोस्त मानता हूँ, लेकिन तुम फिर भी मेरे बार बार करीब आते रहती हो। मैं इतना ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर सकता। मैं इतना टॉलरेट करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी मनमानी करती रहोगी। रोनिका दज की सारी बातें बड़ी गौर से सुन रही थी। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अब उसे ऐसा कभी कुछ कह सकता है। कितने सालों से रोनिका ने उसे अपनी मुट्ठी में कर रखा था। अचानक आज आरोही के देखने से दच एकदम चेंज हो गया। रोनिका को सब याद आने लगा कि दच को जब जब आरोही की झलक या उसका एहसास होता था तो दच बिल्कुल ही चेंज हो जाता था। आज तो उसने आरोही को अपने सामने से ही सलामत देख लिया था। अब तक रोनिका ने उसके दिमाग में ये बात फिट कर दिया था कि आरोही मर चुकी है और उसने उसे धोखा दिया था। वहीं आज दच आरोही को अपने सामने सही सलामत देख पुराना प्यार जो उसने काफी दिनों से अपने दिल में दबा रखा था वापस से उमड़ आया था। रोनिका एकदम से सोचे पड़ गई थी कि अब वो क्या करे। रोनिका अपने गालों पर हाथ रखे हैरानी से देख रही थी। वहीं दच की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। रोनिका अपने आंसुओं को बहाते हुए दच की तरफ देखने लगी। उसकी आंखों से झरझर के आंसू गिर रहे थे। कहते हैं ना कि औरतों का सबसे बड़ा हथियार होता है आंसू। इसी आंसू का इस्तेमाल कर रोनिका दच को इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए बोली, दच, तुमने मुझे मारा। आज तक तुमने मुझसे कभी भी तेज आवाज में बात नहीं की और आज तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अब तक मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। तुम्हारे लिए आरोही ही सब कुछ हो गई और मैं कुछ भी नहीं रह गई तुम्हारी नजरों में। ये कहकर वो जोर जोर से रोने लगी। दच जो कि खुद एक पल के लिए सोचे पड़ गया कि उसने रोनिका को कैसे मार दिया, पर रोनिका का रोना इरिटेट कर रहा था। वो अपने सर को पकड़कर चिल्लाते बोला, फॉर गॉड सेक रोनिका, अपना ये ड्रामा बंद करो प्लीज। यहाँ से जाओ, अभी मैं अकेला रहना चाहता हूँ। आई सेड लीव नाउ, जस्ट गेट लॉस्ट। ये सुनते ही एक बार फिर से रोनिका को झटका सा लगा। खुद को संभालते हुए बोली, ठीक है दस, अगर तुम यही चाहते हो तो मैं जा रही हूँ यहाँ से, रहो तुम अकेले। ये कहकर वो रोते हुए वार्ड से बाहर निकल गई। वहीं दच रोनिका के जाते ही अपनी आंखों को बंद करके बेड पर लेट गया और अपनी बढ़ती हुई सांसों को काबू करने की कोशिश करने लगा। एक सेकंड बाद उसकी आंखों के सामने एक बार फिर से आरोही का चेहरा आ गया, जिससे उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। वहीं दूसरी तरफ वार्ड से बाहर आकर हॉस्पिटल से बाहर निकलते हुए रोनिका बड़बड़ाई जा रही थी। उसे आरोही को तो मैं तो उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। तुम मुझसे नहीं बच सकती आरोही, अब तुम्हारा अंत नजदीक है। लेकिन इस बार कोई चूक नहीं होगा, क्योंकि इस बार मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगी। ये सब बोलते हुए वो अपने बालों को नोचते हुए हॉस्पिटल से बाहर आई। बाहर आकर कार में बैठते हुए कार को फुल स्पीड में बढ़ा दी। किसी को कॉल करके बोली, जल्द से जल्द मुझे आरोही की इंफॉर्मेशन मुझे दो। अभी निखिल चतुर्वेदी के साथ रह रही है।
दूसरी तरफ से कुछ कहा गया तो रोनिका बोली, हाँ, तुम्हारे पास सिर्फ 5 आधे घंटे हैं, सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये कहकर उसने कॉल कट कर दिया। वो तुरंत वापस से ड्राइव करने लगी और ड्राइव करते हुए बोली, अब तुम देखते जाओ आरोही, ऐसे में मौत की नींद सुलाती हूँ और इस बार ऐसी मौत दूंगी कि तुम दोबारा जिंदा ना हो सको। कहते हुए उसकी आंखों में जुनून, पागलपन साफ दिखाई दे रहा था। हंसने लगी। वो हंसते हुए बोली, देखना, जब मैं तुम्हें मार दूंगी तो दज को तो मेरा होना ही पड़ेगा। मैं तो उसे अपना बनाकर रहूंगी। ये कहकर वो तेज तेज से हंसने लगी। वहीं दूसरी तरफ आरोही भी दज को लेकर परेशान थी। वो भले अपने होटल रूम में पहुंच गई थी, पर अभी भी बेचैनी से रूम में इधर उधर चक्कर काट रही थी। वहीं बेड पर बैठे बच्चे क्रिस, त्रिस और निखिल आरोही की तरफ ही देख रहे थे। क्रिस त्रिस निखिल की तरफ देखकर बोले, क्या हुआ बडी, मम्मा ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है? जिस पर निखिल उन दोनों के गालों को छूकर प्यार से बोला, मम्मा थोड़ी परेशान है। आप लोग परेशान मत हो और जाकर तुम दोनों खेलो। ये सुनते ही दोनों बच्चे हाँ में सिर हिलाकर दूसरे रूम में चले गए। आरोही इधर से उधर घूमते हुए कहती है, नो नो, मैंने ये नहीं सोचा था। अगर कुछ हो जाता तो? उस वक्त उसके दिल में एक दर्द सा महसूस हो रहा था। निखिल उसके पास जाकर पहुंचा और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, स्टॉप इट, तुम पागल हो गई हो। तुम कब तक इस तरह से घूमोगी और खुद को टॉर्चर करोगी? खुद को संभालो। और जो होना था सो हो गया। अब दर्द बिल्कुल ठीक है और अब खतरे से बाहर है, इसलिए खुद को ब्लेम करना बंद करो। तभी आरोही बोली, नहीं, ये सब मेरे कारण हुआ है। मैंने दर्श जी को इतना तकलीफ दे दिया कि ये इस हालत में पहुंच गए। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? मैं कभी भी खुद को माफ नहीं कर पाती। ये कहकर वो घबराने लगी और एक झटके से निखिल के हाथ को अपने कंधे से हटाते हुए फिर से टहलने लगी। तभी निखिल गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, ओफो आरू, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? क्या तुम अभी भी उससे प्यार करती हो? जिससे आरोही शांत सी अपनी जगह पर खड़ी की खड़ी रह गई। एक लड़की सड़क पर भागे जा रही थी। उसने इस वक्त शादी का जोड़ा पहन रखा था। उसके चेहरे पर घबराहट के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। वो रोड पर भागे जा रही थी जैसे मानो किसी से बच रही हो, और बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, जिससे साफ पता चला था कि वो किसी से छुप रही थी। वो भागते हुए एक कार में जाकर बैठ गई। कार का डोर ओपन कर वो तुरंत अंदर बैठ गई। तभी कुछ गुंडे उधर साइड आते हुए दूसरे गुंडे से बोले, जल्दी से ढूंढो, वो लड़की यहीं कहीं होगी। जल्द से जल्द उस लड़की को बॉस के पास ले जाना होगा, वरना बॉस हमें नहीं छोड़ेंगे। उन्हें किसी भी हाल में वो लड़की चाहिए। अगर हम उन्हें नहीं ले जाएंगे तो बॉस हमें नहीं छोड़ेंगे। उसके आर्डर को सुनकर गुंडे हाँ में सिर हिलाकर बोले, जी सर। ये कहकर वो अपने काम में लग गए। वहीं वो लड़की कार की डोर को बंद कर विंडो से झांकती हुई बाहर की तरफ देख रही थी। उसके चेहरे पर घबराहट के भाव थे। वो बार बार आंखों को घुमाते हुए इधर उधर देख रही थी। तभी उस कार का डोर दूसरी तरफ से ओपन हुआ और एक लड़का अंदर आकर बैठ गया। उस लड़की की नज़र जब उस जोड़े वाली लड़की पर गई तो वो चौंक गया। हालांकि उस लड़के ने उस लड़की की फेस को नहीं देखा था। वो लड़का चिल्लाकर बोलने ही वाला था कि तभी वो लड़की उस लड़के की तरफ मुड़ी और सीधे उस लड़के के होठों पर होठ रख किस करने लगी। ये होते ही उस लड़के की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो लड़का कुछ ना बोल पा रहा था और ना ही कोई रिएक्ट कर पा रहा था, बस अपनी जगह पर जड़ सा बैठा हुआ था। वहीं वो लड़की उसके होठों को चूम रही थी, बस अपने होठों को उसके होठों पर लगाई हुई थी, और शायद वो किसी से खुद को बचाने के लिए ऐसा कर रही थी। वहीं वो लड़का भी कुछ सेकंड बाद अपने सेंस में वापस आया और एक झटके में उस लड़की की कमर में हाथ डाल उसे खुद से चिपका लिया। फिर उसके होठों को अपने होठों में फंसाकर चूमने लगा। जहां वो लड़की बस एक्टिंग कर रही थी और अचानक उस लड़के के ऐसा करती वो चौंक गई। उसे तो ऐसा लगा था कि वो खुद को बचाने की नॉर्मली रिएक्ट करेगी, पर वो लड़का उस लड़की का पूरा फायदा उठा रहा था, जिससे उस लड़की को उस लड़के पर गुस्सा आने लगा। वो जैसे ही उस लड़के को खुद से दूर करने वाली थी, तभी बाहर से उन गुंडों की आवाज कार के अंदर सुनाई देने लगी, देखो, यहीं कहीं होगी वो लड़की। हर गाड़ी में चेक करो, हमारे हाथों से बचकर नहीं जानी चाहिए कहीं। हमें किसी भी हाल में अपने बॉस के पास उसको लेकर जाना है। जैसे ही वो लड़की ये बात सुनी तो बिल्कुल रिएक्ट करना बंद कर दी और अपनी जगह पे चुपचाप बैठी रही। वो चुपचाप उस लड़के को जो हो रहा था उसे करने देती है। हालांकि उसको उस लड़के के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो मन ही मन उस लड़के को खूब गाली दे रही थी, पर अभी चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। कुछ देर बाद जब गुंडे वहां से चले गए तो वो लड़का धीरे से उसके होठों को छोड़ देता है। जैसे ही उस लड़के ने उस लड़की के होठों को छोड़ा तो लंबी लंबी सांसें लेने लगी। उसकी सांसें फूल रही थी। ऐसा लग रहा था कि अगर वो लड़का कुछ देर और उसे नहीं छोड़ता तो उस लड़की की सांसें ही रुक जाती।
वहीं वो लड़का उस लड़की की तेज तेज सांसें लेने पर उसे बड़े ही गौर से देख रहा था। अचानक ही उस लड़के के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और आंखों में एक चमक सी आ गई। जैसे ही वो लड़की खुद की सांसों को कंट्रोल कर उस लड़के की तरफ देखी तो वो चौंक जाती है। लड़की चिल्लाकर बोली, तुम? लड़का बोला, ऑफ कोर्स मैं। ये कहकर वो मुस्कुराने लगा। वहीं दूसरी तरफ निखिल आरोही पर गुस्से से चिल्लाकर बोला, अगर तुम्हें उसकी इतनी फिक्र थी तो क्यों चली आई? क्यों उसे छोड़ दिया? तब तुम्हें उसका ख्याल नहीं आया कि वो तुम्हारे बिना कैसे रहेगा? क्या तुम वो सब भूल गई जो उसने तुम्हारे साथ किया? उसने जो तुम्हें दर्द दिया था, उस दर्द के आगे ये दर्द कुछ नहीं है। समझ में आया तुम्हें? ये सुनते ही आरवी अपनी जगह पर सुनने सी रह गई और वो कुछ बोल नहीं पाई। वहीं निखिल अपनी बात बोलकर तुरंत आरवी के पास आया और उसके कंधे को हिलाते हुए बोला, मैंने कुछ पूछा तुमसे आरू? तुम आरोही से एआर बन गई। ये सफर तुम्हारे लिए कितना ज्यादा पेनफुल था, फिर भी तुमने उस पेन को सहा, अपने दोनों बच्चों को जन्म दिया। क्या एक बार भी उस इंसान ने तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश की? वैसे दुनिया बहुत बड़ी मानी जाती है, पर दुनिया इतनी भी बड़ी नहीं कि वो तुम्हारे बारे में पता ना लगा सके। आखिर वो इतना बड़ा आदमी है, वो अगर चाहे तो अपने पावर से कुछ भी पता लगा सकता है। और तुम तो उसकी वाइफ हो, तो तुम्हारे बारे में पता लगाना उसके लिए कौन सी बड़ी बात थी? निखिल आगे बोला, लेकिन उस इंसान ने तुम्हारे बारे में कहीं से कुछ पता लगाने की कोशिश नहीं की। तुम्हें ये लग रहा होगा कि मैं तुम्हें उस इंसान के बारे में भड़का रहा हूँ, पर मैं तुम्हें भड़का नहीं रहा हूँ, तुम्हें आईना दिखा रहा हूँ। बाकी तुम्हें जो सही लगे तुम करो। मैं तुम्हें कभी भी किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया। मैं तुम्हें एक अच्छा दोस्त और अपनी बहन की तरह मानता हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहूँगा कि मेरी बहन को कोई तकलीफ। ये कहकर वो उसके कंधे को छोड़ा और एक झटके में वहां से चला गया। वो तुरंत दूसरे रूम में गया और क्रिस त्रिस को लेकर अपने रूम की तरफ बढ़ गया। वहीं आरोही के कानों में निखिल की सारी बातें गूंज रही थी। बहुत देर तक वो शून्य सी अपने स्थान पर खड़ी थी। फिर अचानक वो सोफे पर धम में से गिरी। आरोही अपने कानों पर हाथ रखकर बोली, नहीं नहीं, मैं सोच नहीं रही हूँ उस इंसान के बारे में। वो बहुत बुरा इंसान है। ये सब कहते हुए वो बहुत रोई जा रही थी। कुछ देर बाद वो रोते हुए बाहर की विंडो के पास गई और अपनी पुरानी यादों में खो गई। 5 साल पहले आरोही को जब ये पता चला कि वो माँ बनने वाली है तो वो अपनी खुशखबरी दच को बताने के लिए वहां से निकल गई। उसके ऑफिस पहुंची तो दच को बाहर कहीं जाते हुए देखी तो वो उसके पीछे पीछे अपनी कार लेकर आगे बढ़ गई। तभी दच की कार को एक क्लब के सामने रुकते हुए देखकर आरोही को पहले थोड़ा अजीब लगा। दच जैसे ही क्लब के अंदर गया, आरोही भी अपनी कार तुरंत रोककर वहां से क्लब के अंदर चली गई। वो अंदर गई तो उसने देखा कि दच एक बार काउंटर के पास बैठकर ड्रिंक पर ड्रिंक किए जा रहा है। ये देखकर आरोही को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। जैसे ही वो दच को कुछ बताने के लिए आगे बढ़ी, उसने देखा कि एक लड़की आई और दच के गले लग गई और दच ने कोई भी रिएक्ट नहीं किया। वो लड़की दच के गालों पर किस करते हुए बोली, कम ऑन बेबी, चलो ना, तुम यहाँ बैठकर क्या कर रहे हो? चलो ना बेबी, हम लोग रूम में चलते हैं। ये सुनकर दच कोई रिएक्ट नहीं किया, बस एक नज़र उस लड़की की तरफ देखा। तभी वो लड़की दच के दोनों हाथों को पकड़कर रूम में चलने के लिए बोली। दच भी तुरंत ग्लास को बार काउंटर पर रखा और उसके हाथों को पकड़कर रूम की तरफ बढ़ गया। आरोही ये सब बड़े गौर से देख रही थी। उसे बड़ा अजीब लगा। वो कुछ दूर आगे जाकर क्लब में दूसरी साइड बने एक बुक रूम के अंदर दोनों चले गए। कुछ ही देर में रूम का डोर लॉक हो गया। आरोही ये सब देखकर हैरान रह गई। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। एक पल के लिए लड़खड़ा गई, फिर खुद के कदमों को संभाली और जल्दी से भागते हुए बाहर आई। क्लब से बाहर आते ही उसकी आंखों के सामने एक एक सीन नाचने लगा। अचानक फोन कॉल के आने से आरोही अपनी सोच से बाहर आई। उसने उस पर देखा तो एक मैसेज का नोटिफिकेशन आया था। ये कहीं और से नहीं, हॉस्पिटल से आया था, क्योंकि आरोही ने आते समय एक नर्स को इन्फॉर्म कर दिया था कि अगर दच को होश आ जाए तो वो उसे इन्फॉर्म करते। वो अपने फ़ोन को एक साइड में रखती बोली, नो नो आरोही, तुम कमज़ोर नहीं बन सकती, इस इंसान के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, जिसने तुम्हें इतना दर्द दिया, तकलीफ दिया, वो भी किसी और लड़की के लिए। आरोही को अच्छे से याद था कि वो लड़की कोई और नहीं, रोनिका ही थी, जो उस दिन दच के साथ उसके रूम में गई थी। उसके आंखों के सामने एक बार फिर से सारा सीन नाचने लगा था।
आरोही अपने सिर को पकड़कर सोफे पर आकर बैठ गई। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिरने लगे। कुछ देर बाद वो अपने आंखों से बह रहे आंसुओं को बड़े ही बेरहमी से पोंछी और खुद से बोली, नो ए आर, यू आर नॉट आरोही, यू आर ए आर, जो किसी से नहीं डरती और किसी को कुछ नहीं समझती, जो बेरहम है। ये कहकर वो वॉशरूम में सावा लेने चली गई। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। दोस्तों, अब कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होती जा रही है, तो आप लोग एक भी पार्ट मिस मत करिएगा और कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा, तभी आप लोगों को कहानी में मज़ा आएगा। तो प्लीज़ आप सभी लोग अपना प्यार और सहयोग ऐसे ही बनाए रखें और कहानी के प्रति अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल भी ना भूलें। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।